हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल क्विक लर्निंग ज्ञान। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ लाइट, प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को देखने जा रहे हैं। ठीक है फ्रेंड, प्रकाश के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। तो फ्रेंड, अंत तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए। यदि आप अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ फ्रेंड सब्सक्राइब वाले बटन पे क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल घंटी को दबाना मत भूलिएगा। तो चलिए फ्रेंड, आज का पहला क्वेश्चन है, यदि कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़िएगा, आया हुआ क्वेश्चन है और बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से 30 डिग्री के कोण पर आपतित होती है तो परावर्तन कोण का मान ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड बता दें, परावर्तन का आपने नियम पढ़ा होगा कि परावर्तन का दो नियम है। परावर्तन का दो नियम कहा जाता है। पहला ये बोला जाता है कि ये परावर्तक पृष्ठ है, यदि कोई प्रकाश की किरण किसी कोण पर आ रही है तो उसी कोण से उसी माध्यम में निकल जाती है, इसको बोला जाता है आपतित किरण, इसको बोला जाता है परावर्तित किरण और बीच में इसके अभिलंब होता है नॉर्मल। ठीक है फ्रेंड, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब, और इसको बोला जाता है आपतित किरण अभिलंब से जो कोण बनाता है उसको बोला जाता है आपतन कोण, और परावर्तित किरण जो अभिलंब से कोण बनाता है उसको बोला जाता है परावर्तन कोण। आपतन कोण और परावर्तन कोण। ठीक है फ्रेंड, तो पहला नियम यह कहता है कि अभिलंब, आपतित किरण और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में होते हैं। और दूसरा नियम यह कहता है कि आपतन कोण का मान सदैव ही परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो फ्रेंड, यहाँ पे 30 डिग्री के कोण पर आपतित हो रही है तो परावर्तन कोण का मान 30 डिग्री बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़िए फ्रेंड। यदि कोई आपतित किरण परावर्तक पृष्ठ से, इस वाले पृष्ठ से यह 30 डिग्री के कोण पर बना रही है तो परावर्तन कोण का मान, तो फ्रेंड बता दें, ये वाला अगर 30 डिग्री है और ये टोटल 90 डिग्री कहलाता है क्योंकि अविलंब है, तो ये बचा हुआ आपतन कोण आई बराबर हो जाएगा। आपतन कोण आई बराबर 90 माइनस 30 डिग्री बराबर 60 डिग्री का हो जाएगा ये आपतन कोण। तो परावर्तन कोण आर बराबर 60 डिग्री होगा, क्योंकि हम जानते हैं आई बराबर आर होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए फ्रेंड, बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। देखिए, दिया है किसी गोली दर्पण की वक्रता त्रिज्या r बराबर 20 सेंटीमीटर है तो फोकस दूरी होगी। तो बता दें, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है कि फोकस जो दूरी होती है वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या? फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अब आपको r बराबर 20 सेंटीमीटर दिया है तो f बराबर हो जाएगा 20/2 = 10 सेंटीमीटर। ठीक है फ्रेंड, 10 सेंटीमीटर। ठीक, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, अवतल दर्पण के उपयोग क्या है। तो देखिए फ्रेंड, सबसे पहले मैं अवतल दर्पण होता क्या है इसके बारे में बता दूं। तो देखिए फ्रेंड, अवतल दर्पण जो होता है किसी कांच के खोखले गोले का कटा हुआ वह भाग जिसके उभरे हुए भाग पर रेड ऑक्साइड या पारे की कलई की होती है। ठीक है, यह कहलाता है अवतल दर्पण, और इसका दबा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है। यहाँ से अगर कोई किरणें जाएंगी तो यह फोकस से होकर निकल जाती हैं, यानी कि यह वाला भाग इसका परावर्तक तल की तरह काम करता है, इसलिए इसको बोलते हैं अवतल दर्पण। क्या? अवतल दर्पण। जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है कि कांच के खोखले गोले का वह भाग जिसके दबे हुए भाग पर पारे की कलई और रेड ऑक्साइड का पेंट किया रहता है। ठीक, और इसका उभरा हुआ भाग एक परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है, तो यही क्या कहलाएगा? उत्तल दर्पण। याद रखने का तरीका है, उभरा हुआ भाग से परावर्तन होगा तो उभरा हुआ से उसे उभरा हुआ और उसे उत्तल दर्पण, याद रखिएगा। और उत्तल दर्पण प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए अपसारी दर्पण भी इसको कहते हैं, अपसारी दर्पण, याद रखिएगा। जबकि अवतल दर्पण किरणों को एक जगह फोकसित कर देता है तो इसको बोला जाता है अभिसारी दर्पण। अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना, अभिसारी दर्पण। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, अभिसारी दर्पण। अब देखिए, अभिसारी दर्पण के उपयोग पूछा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जामों में पूछा जाता है। तो फ्रेंड मैं बता दूं कि अवतल दर्पण का सबसे पहला उपयोग होता है टार्च या लाइट में। ठीक है, टार्च या लाइट में पहला उपयोग है। ठीक, दूसरा उपयोग है कि दंत चिकित्सक दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए, दंत चिकित्सक दांतों के बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए भी किस दर्पण का उपयोग करते हैं? अवतल दर्पण का ही उपयोग करते हैं, याद रखिएगा। ठीक, दूसरा है सर्च लाइट। क्या? दंत चिकित्सक ये हो गया, और अगला है सर्च लाइट में, सर्च लाइट। और तीसरा पॉइंट है आपका सेविंग दर्पणों में। कहाँ पे? सेविंग दर्पण, सेविंग जहाँ पे हम कराते हैं उस वाले दर्पण में भी लगा होता है। और ये हम बता दें कि जैसे जैसे हम अवतल दर्पण के नज़दीक वस्तु को रखते हैं प्रतिबिंब उसका बड़ा बनता है, यानी कि अवतल दर्पण के सामने बड़ा प्रतिबिंब देखना हो किसी वस्तु का तो हमें
अवतल दर्पण का उपयोग करना चाहिए। इसीलिए दंत चिकित्सक दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि छोटा प्रतिबिंब देखने के लिए वस्तु का हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड, चलिए तो इसका राइट आंसर होगा टार्च लाइट, दंत चिकित्सक, सर्च लाइट या सेविंग मिरर। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है उत्तल दर्पण के उपयोग क्या हैं। देखिए फ्रेंड, हमने बताया था अभी उत्तल दर्पण वो होता है जिसके दबे हुए भाग पर पारे या रेड ऑक्साइड की लेप लगी होती है और उभरा हुआ भाग परावर्तक पृष्ठ की तरह काम करता है। ठीक है, तो यह क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण। ठीक, उत्तल दर्पण चूंकि प्रकाश की किरणों को फैलाने का काम करता है, इसलिए इसको अपसारी दर्पण भी कहते हैं। और इस दर्पण का उपयोग साइड व्यू मिरर के रूप में करते हैं। कहाँ पे? मोस्ट इंपॉर्टेंट है साइड व्यू मिरर। साइड व्यू मिरर जो गाड़ियों के बगल में जो साइड व्यू मिरर लगा रहता है, जैसे बाइक में, वहाँ भी हम इसी दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि उत्तल दर्पण की खासियत यह होती है कि ये वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करके देखता है। क्या फ्रेंड? वस्तु के प्रतिबिंब को छोटा करके देखता है और अधिक क्षेत्रों को दिखाने का काम करता है, इसलिए ही हम उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं। और चूँकि ये प्रकाश की किरणों को फैला देता है, तो इसको स्ट्रीट लाइट, जो गलियों में लाइट लगे होते हैं, रोड लाइट, उस स्ट्रीट लाइट में भी इस उत्तल दर्पण का उपयोग करते हैं, क्योंकि ये प्रकाश को फैलाने का काम करता है। जबकि अवतल दर्पण में हमने बताया था कि प्रकाश की किरणों को फैलाता नहीं है, एक जगह इकट्ठा कर देता है या समांतर किरण पुंज को प्राप्त करता है। ज़्यादा दूर तक अगर आपको प्रकाश को ले जाना है, तो आप अवतल दर्पण का उपयोग कीजिएगा, और कम ही दूरी में अगर आपको फैलाना है तो आप उत्तल दर्पण का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा, दो इसका इंपॉर्टेंट यूजेज हैं, साइड व्यू मिरर एंड स्ट्रीट लाइट। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। किसी वस्तु का आवर्धित और आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए, आवर्धित मतलब होता है बड़ा, आभासी मतलब काल्पनिक सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। किस दर्पण का उपयोग करेंगे? देखिए फ्रेंड, अवतल दर्पण में कुल 6 कंडीशन होते हैं प्रतिबिंब बनने के। ठीक, एक तो अनंत पर रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर प्राप्त होता है, और अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखेंगे तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच बनेगा, और वक्रता केंद्र पर रखते हैं तो वक्रता केंद्र पर ही वस्तु का प्रतिबिंब प्राप्त होता है। और लास्ट में जब फोकस और दर्पण के मध्य वस्तु को रखा जाता है तो इसका प्रतिबिंब दर्पण के दूसरी ओर आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। एक ही कंडीशन है, कब? जब वस्तु को फोकस और ध्रुव के मध्य रखा जाए। याद रखिएगा, अवतल दर्पण के सामने जब भी कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के मध्य रखेंगे तो उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा प्राप्त होता है। ठीक है फ्रेंड, तो इसमें अवतल दर्पण का प्रयोग करेंगे। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। तो अगला प्रश्न बोल रखा है, इंद्रधनुष किस कारण से बनता है। देखिए फ्रेंड, प्रकाश का अपवर्तन होता है। अपवर्तन क्या होता है तो बता दें, जब भी कोई प्रकाश की किरणें किसी पारदर्शी माध्यम से टकराएंगी तो उसका दूसरे माध्यम में चला जाना ही, जैसे ये रहा, यहाँ से टकराई और यह रहा शीशे से टकराने के बाद या तो यह अविलंब की तरफ झुकेंगी या विलंब से दूर हट जाएंगी। यही परिघटना प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। ठीक है, प्रकाश का अपवर्तन। और ऐसा अलग अलग माध्यमों में जाने से अलग अलग रीजन के कारण होता है। तो यहाँ पे इंद्रधनुष किस कारण से बनता है, तो इंद्रधनुष भी प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन के कारण बनता है। ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन और परावर्तन इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। देखिए फ्रेंड, प्रकाश का तरंगदैर्घ्य निर्धारित होता है। चूँकि क्वेश्चन गलत लिखा गया है, प्रकाश का रंग है। ठीक है फ्रेंड, प्रकाश का रंग निर्धारित होता है। तो बता दें, प्रकाश का रंग निर्धारित करने के लिए तरंगदैर्घ्य पर निर्भर है, और अलग अलग प्रकाश का अलग अलग तरंगदैर्घ्य होता है। और हमारी सूर्य में श्वेत प्रकाश की किरणें जब किसी प्रिज्म से टकराती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ठीक है, उसका क्रम है विबग्योर, VIBGYOR। वी से होता वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, जिसमें सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेड का होता है। ठीक है फ्रेंड, रेड का याद रखिएगा लगभग 7800 एंगस्ट्रॉम के आसपास होता है। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य होता है वायलेट कलर का, लगभग 3500 से 3800 के आसपास होता है। ठीक है फ्रेंड, तो तरंगदैर्घ्य अधिक होने का मतलब है कि रेड कलर सबसे ज़्यादा दूर तक ट्रैवल करेगा। कौन सा कलर? रेड कलर। जबकि सबसे कम दूर तक ट्रैवल करेगा कौन? वायलेट। इसीलिए रेलवे फाटकों पर लाल रंग का सिग्नल लगाया जाता है। ठीक है, लाल रंग चूँकि दूर तक जाता है, इसलिए हम अलग अलग जगहों पर रेड कलर की बत्ती भी लगाते हैं। वायलेट कलर, इंडिगो कलर और ब्लू कलर, इस
तीनों कलर का सबसे ज़्यादा प्रकीर्णन होता है। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। और सबसे कम प्रकीर्णन होता है रेड कलर का, और सबसे ज़्यादा तरंगदैर्घ्य रेड कलर का, और सबसे कम तरंगदैर्घ्य वायलेट कलर का। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो बता दें, एक अंतरिक्ष यात्री को आकाश काला दिखाई देगा। ठीक है, कैसा? काला दिखाई देगा। चूँकि काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि अभी वहाँ पे आसमान से कोई भी मीडियम नहीं है, और जैसे ही वो हमारे वायुमंडल में फैल आता है प्रकाश की किरणें, तो फैल जाती हैं, और सबसे ज़्यादा फैलाव बैगनी और नीले रंग का होता है। इसी कारण है कि हमारे आकाश का रंग धरती से नीला दिखाई देता है। याद रखिएगा, धरातल से आकाश का रंग नीला और अंतरिक्ष यात्री को काला दिखाई देगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। अगला प्रश्न बोल रखा है, प्रिज्म से गुजरने पर कौन सा रंग सबसे अधिक विचलन को दर्शाता है? तो फ्रेंड, प्रिज्म से गुजरने पर सबसे अधिक विचलन बैगनी रंग दिखाता है। कौन सा रंग? बैगनी रंग। याद रखिएगा, क्यों? क्योंकि यह सबसे ज़्यादा फैलने का काम करता है। ठीक है फ्रेंड, सबसे ज़्यादा फैलता है, इसलिए विचलन सबसे इसी का होगा। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट प्रश्न के बारे में। तो देखिए फ्रेंड, अगला प्रश्न है, बोल रखा है कि किसी व्यक्ति का पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होती है। समतल दर्पण वही दर्पण होता है जो घरों में साधारणतः हम अपने चेहरे को देखने के लिए यूज करते हैं, वही समतल दर्पण होता है। और समतल दर्पण की कुछ खासियत ये होती है कि समतल दर्पण में यदि व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखना है तो अपने ऊंचाई के आधा ऊंचाई का अगर वो दर्पण ला देता है तो वह व्यक्ति उस दर्पण में अपने पूरा प्रतिबिंब देख सकता है। तो कितना व्यक्ति को पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए एक समतल दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई कम से कम क्या ला दे तो पूरा प्रतिबिंब देख सकता है? तो व्यक्ति की ऊंचाई का आधा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि वह न्यूनतम ऊंचाई अपने आधे भाग का लेते आएगा तो वह व्यक्ति पूरा अपनी ऊंचाई को देख पाएगा। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। चलिए फ्रेंड, अगले प्रश्नों के बारे में बात करने से पहले हम समतल दर्पण से बनने वाले कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट के बारे में आपको बता दें, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए फ्रेंड, समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब सदैव बनता है, समतल दर्पण में पहला पॉइंट ये है कि जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब प्राप्त होता है वो सदैव आभासी प्राप्त होता है। आभासी का मतलब होता है सीधा प्राप्त होता है। ठीक है, आभासी या सीधा प्राप्त होता है। और प्रतिबिंब का जो आकार बनता है फ्रेंड, आपको पता ही होगा कि प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है। किसके बराबर? वस्तु के आकार के बराबर होता है। ठीक है, बराबर। और अगला पॉइंट यह है, तीसरा पॉइंट, कि प्रतिबिंब जो है दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनता है जितने दूरी पर आगे वस्तु रखा गया है। तीसरा पॉइंट यह है कि प्रतिबिंब सदैव उतनी ही दूरी पर बनता है जितनी दूरी पर वस्तु को रखा गया है दर्पण से दूर। चौथा पॉइंट यह है कि यदि कोई, जैसे ये दर्पण है समतल दर्पण, और यहाँ पे कोई वस्तु है और यह वस्तु मूव कर रही है इस दिशा में v वेग से, यदि कोई वस्तु v वेग से दर्पण की ओर मूव करती है तो दर्पण में उसका सापेक्षिक चाल 2v हो जाता है। क्या हो जाता है? यदि कोई वस्तु दर्पण के सापेक्ष v चाल से गतिमान है और प्रतिबिंब तब 2v की चाल से गतिमान हो जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, v चाल से चलेगा तो प्रतिबिंब 2v चाल से चलने लगेगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। मृगमरीचिका बनाने वाली परिघटना को क्या कहा जाता है? तो मृगमरीचिका बनाने वाली परिघटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहलाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही रेगिस्तान में मृगमरीचिका बनता है, और हीरे का चमकना भी पूर्ण आंतरिक परावर्तन का ही कारण है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में। निम्न में से कौन सा सदा वस्तु की छोटी छवि बनाएगा जो उसके सामने रखी जाए? देखिए फ्रेंड, सदा वस्तु की छोटी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए हम उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, जबकि वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। और अवतल दर्पण में जैसे जैसे हम वस्तु को दर्पण के नज़दीक लेते जाएंगे वैसे वैसे प्रतिबिंब का साइज बड़ा होता जाएगा। ठीक है, चलिए फ्रेंड, अगला प्रश्न पूछ रखा है, हीरे का अपवर्तनांक क्या होता है? देखिए फ्रेंड, हीरे का अपवर्तनांक जो होता है 2.42 होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। जबकि वायु का अपवर्तनांक 1.003, ठीक है, क्राउन कांच का अपवर्तनांक 1.5 होता है। ठीक है, याद रखिएगा। और फ्रेंड बता दें, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? तो बता दें, जल के द्वारा भी लेंस को बनाया जा सकता है, क्योंकि लेंस जो होता है पारदर्शी माध्यम होता है और 2 पृष्ठों या एक पृष्ठ उसका वक्राकार जरूर होना चाहिए और माध्यम पारदर्शी होना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। इस प्रकार जल है, कांच भी पारदर्शी माध्यम है तो इससे भी लेंस बनाया जा सकता है, प्लास्टिक से भी बनाया जा सकता है, किंतु मिट्टी अपारदर्शी माध्यम होता है, इसलिए इसे लेंस बनाने के कार्यों में प्रयोग नहीं होगा।
चलिए बात करते हैं अगले प्रश्नों के बारे में। अगला प्रश्न दिया है, किस गोलीय दर्पण तथा किस पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है। -15 सेंटीमीटर है। देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन बोल रखा है किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर दिया गया, अर्थात ऋणात्मक है। तो दर्पण कौन सा होगा? लेंस होगा। तो फ्रेंड बता दें, ये रहा आपका अवतल दर्पण। अवतल दर्पण का फोकस दूरी बाईं ओर है। मैं बता दूं, चिन्ह प्रॉपर्टी के अनुसार दर्पण के ध्रुव से बाईं ओर नापे जाने वाली दूरियां ऋणात्मक होती है, जबकि दर्पण के ध्रुव से दाईं ओर मापी जाने वाली दूरियां धनात्मक होती है। उसी प्रकार लेंस से बाईं ओर मापी गई दूरियां ऋणात्मक और लेंस से दाईं ओर मापी गई दूरियां धनात्मक होगी। तो ये रहा आपका अवतल दर्पण, और अवतल दर्पण का मध्य वाला वक्राकार का केंद्र कहलाएगा वक्रता केंद्र, और उसके आधे दूरी पर होता है मुख्य फोकस, और फोकस से लेकर ध्रुव के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। और यह चूंकि बाईं ओर है, इसलिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होगी। तो इसमें कौन सा होगा? अवतल दर्पण। ठीक है फ्रेंड, अवतल दर्पण याद रखिएगा। और चूंकि लेंस में आ जाइए, लेंस में जो होता है उत्तल लेंस यह है, उत्तल लेंस की बाईं ओर का वक्र का केंद्र दाईं ओर है। इस प्रकार इसका मुख्य केंद्र इधर होता है माना जाता है, और उसका आधे दूरी पर फोकस होता है। ठीक है फ्रेंड, तो फोकस भी इधर हो गया, तो इस प्रकार यह दाईं ओर हो जाता है उत्तल लेंस में। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक, ठीक है फ्रेंड, उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होगी, जबकि अवतल लेंस का वक्र दाईं ओर होता है और इसका केंद्र भी दाईं ओर है। इस प्रकार मुख्य केंद्र भी दाईं तरफ तथा मुख्य फोकस भी बाईं तरफ, इसलिए अवतल लेंस की फोकस दूरी ऋणात्मक हो जाएगी। तो अवतल लेंस तथा अवतल दर्पण, ठीक है फ्रेंड, तो इसमें ऑप्शन में नहीं दिया है, दोनों ही अवतल होगा। इस प्रकार दोनों अवतल ही वाला ऑप्शन सही है। कौन सा? दोनों अवतल। ठीक है फ्रेंड, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न बोल रखा है, किसी दर्पण से आप चाहें कितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है। तो बता दें वह दर्पण कौन सा होगा। तो आप कहीं भी खड़े रहें सदैव सीधा प्रतिबिंब बनेगा। तो आपको पता है समतल दर्पण जो घरों में यूज होता है उससे भी सदैव सीधा ही प्रतिबिंब प्राप्त होता है। इस प्रकार ऑप्शन ए भी होगा। केवल अवतल से बिल्कुल नहीं, अवतल में केवल एक ही केस होता है, जब दर्पण के ध्रुव और फोकस के मध्य रखते हैं तब वह वस्तु का प्रतिबिंब सीधा प्राप्त होता है, नहीं तो पांचों कंडीशन में वास्तविक उल्टा प्राप्त होता है। उत्तल में भी सीधा क्या होता है? उत्तल में भी सीधा प्राप्त होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा या तो समतल या तो उत्तल। ऑप्शन नंबर डी दोनों ही सही हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड। देखिए फ्रेंड, अगला क्वेश्चन पूछ रखा है, लेंस की क्षमता का सूत्र है। तो लेंस की क्षमता का मतलब होता है कि कोई भी लेंस फोकसित करने की क्षमता क्या है, फोकसन कितने जल्दी कर ले रही है, वही लेंस की क्षमता कहलाती है। इसको P बराबर 1/f से दिखलाते हैं, जहाँ f जो होता है मीटर में होता है। P क्या है? पावर ऑफ लेंस, एंड 1/f, P बराबर 1/f होता है। f जो होता है फोकस दूरी होती है। फोकस दूरी की हम बात करें तो दर्पण के ध्रुव से या लेंस के प्रकाशिक केंद्र से मुख्य फोकस के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है, और ये सदैव ही मीटर में होता है। और लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर कहलाता है। याद रखिएगा, कई एग्जामों में पूछे गए हैं लेंस की क्षमता का मात्रक डायोप्टर। ठीक है फ्रेंड, चलिए बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, अभिसारी लेंस किसे कहते हैं। तो अभिसारी लेंस, देखिए फ्रेंड, दो प्रकार के लेंस हमने बताए। ये होता है उत्तल लेंस जो बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है। ऐसा लेंस जिसका बीच में मोटा और किनारों पे पतला होता है उसको उत्तल लेंस बोला जाता है। अभिसारी लेंस है, तो फ्रेंड बता दें अभिसारी दो प्रकार के लेंस हमने पढ़ा। एक जो बीच से मोटा और किनारों पे पतला होता है उस लेंस को उत्तल लेंस कहा जाता है, और ऐसा लेंस जो बीच में पतला तथा किनारों पे मोटा होता है उसे अवतल लेंस कहा जाता है। दिस इज उत्तल लेंस और दिस इज अवतल लेंस। अवतल लेंस को कॉनकेव लेंस और उत्तल लेंस को कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड, ये होता है C1 इधर है, C2 इधर है। C1 तथा C2 से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहा जाता है। अब जब भी मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी किरणें लेंस पर आपतित होंगी तो अपवर्तन के पश्चात वो सदैव मुख्य फोकस से होकर निकल जाती हैं। ठीक है, याद रखिएगा, यानी कि यह किरणें एक जगह इकट्ठा हो रही हैं, यानी कि यह अभिसारी लेंस है। कौन सा लेंस है? अभिसारी लेंस, क्योंकि अभिसारी मतलब होता है इकट्ठा करना। जबकि वही अगर अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के समांतर कोई भी प्रकाश किरणें लेंस पर आपतित होगी तो अपवर्तन के पश्चात सदैव फैल जाती हैं।
फैलती है, ठीक है, एक जगह इकट्ठा नहीं होती हैं, इसलिए इसको बोला जाता है अपसारी लेंस। अपसार मतलब होता है फैलाना। और जब इन किरणों को पीछे लाएंगे तो हमें फोकस पर मिलता हुआ प्रतीत होगा। इसमें इकट्ठा होगा और इसमें फैल जाएगा, इसलिए अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस को, अपसारी लेंस, अवतल लेंस को, ठीक है। चलिए बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की, किस लेंस से सदैव वस्तु का प्रतिबिंब आभासी तथा सीधा प्राप्त होता है। तो देखिए फ्रेंड, लेंस पूछा है, इसलिए वह होगा लेंस अवतल लेंस। कौन सा लेंस? अवतल लेंस, जो भी किनारों पे मोटा और बीच में पतला होता है। इसमें वस्तु को आप कहीं भी रखिए, अगर आप अनंत पर रखते हैं तो वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बिंदु आकार का आभासी सीधा प्राप्त होता है, और प्रकाशिक केंद्र और अनंत के बीच कहीं भी वस्तु को रख रहे हैं तो सदैव वस्तु का प्रतिबिंब फोकस तथा प्रकाशिक केंद्र के मध्य सीधा आभासी तथा वस्तु से छोटा प्राप्त होता है। याद रखिएगा, कहीं भी आप अवतल लेंस में अगर आप कहीं भी वस्तु को रख रहे हैं तो हर एक कंडीशन में सीधा ही प्रतिबिंब बनता है, इसलिए वह प्रतिबिंब कौन सा हो जाएगा, जिससे सदैव ही वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनता है, तो वह लेंस हो जाएगा अवतल लेंस। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। देखिए फ्रेंड, ये हैं आज के टॉप प्रकाश से बनने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न जो सारे एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, इन सारे क्वेश्चनों को एक बार अवश्य लगाइए, अपने मन से अवश्य नोट डाउन करिए और साथ में नोट्स ज़रूर बनाइएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग।